आपका स्वागत है सारंग गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं ओम प्रकाश गिरी आपके साथ क्लास 12th बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, जिसमें हम जेनेटिक्स आनुवंशिकी की बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक जीनी संकरण की बात शुरू की थी। वह बात अभी बीच रास्ते में रह गई। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता इसलिए हमने रोक लिया, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। आज कि मेंडल ने जो प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, तो किस आधार पे किए और क्या उन्होंने कुछ विशेषताएं, कुछ सावधानियों की बात की। तो लेट अस स्टार्ट। हम करते हैं। प्रभाविकता और अप्रभाविकता की बात शुरू हुई थी। तो प्रभाविकता और अप्रभाविकता में के संदर्भ में सबसे बड़ी बात थी कि जो लेटर्स, जो सिंबल्स थे एलील को रिप्रेजेंट करते हैं, कलेक्टिवली जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बात को बता रहे थे। तो देखते हैं प्रभाविकता और अप्रभाविकता की संकल्पना को याद रखने के लिए यही सुविधाजनक और तर्कसंगत होगा कि बड़े कैपिटल लेटर और छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाए। बात ये हो रही थी कि किस तरह के सिंबल्स यूज किए जाए। लंबे के लिए कैपिटल टी और बौने के लिए डी का प्रयोग न करें। जैसा कि ये कन्फर्म है, हम सिम्टम्स की बात किए, लक्षणों की बात किए, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किए, तो उसमें विरोधाभासी विपेयर्सक जो थे टॉल एंड ड्वार्फ, ये 2 कैटेगरी के प्लांट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया। जहां प्लांट की हाइट की बात की, हाइट की जब बात की तो इसमें 2 विपेयर्सक आए, 2 विरोधाभासी आए। एक टाल आया, लंबा पौधा आया, दूसरा बौना पौधा आया, ड्वार्फ। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये टी से स्टार्ट हो रहा है, ये डी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर ये प्रतिबंधित किया जाता है आपको कि इसके लिए अगर टी का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लिए डी का प्रयोग नहीं करेंगे, कैपिटल या स्मॉल डी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसकी जगह पर क्या प्रयोग किया जाएगा? स्मॉल टी प्रयोग किया जाएगा। ये सावधानी हमको बरतनी है। दोनों विपेयर्सक के लिए, दोनों ट्रेड्स के लिए हमको इंडिकेट क्या करना है? इंडिकेट करना है तो जो डोमिनेंट ट्रेड का पहला लेटर होगा उसी को हम यहाँ पर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर इसको टी से इंडिकेट किए तो इसको डी से करें। नहीं, डी से इंडिकेट नहीं करेंगे, टी से ही इंडिकेट करेंगे, जो कि स्मॉल टी होगा। ये सावधानी दी गई। अब कंटिन्यू करते हैं इसको, क्योंकि यह याद रखना कठिन रहेगा कि क्या टी और डी एक ही जीन एलील है या नहीं। ये प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये सजेशन दिया गया कि सिर्फ एक ही अल्फाबेट का यूज किया जाए, इस डी का प्रयोग न किया जाए। सब युग्मजीवी मामलों में अलील समान हो सकते हैं, होमोजाइगस कंडीशन। अब यहां पर एक चीज हमें और मिल जा रही है। गौर से अगर आप एक एक स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको कहीं अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर करिए कि सब युग्मजीवी मामलों में अलील समान हो सकते हैं। कंफर्म हो गया, एक डेफिनेशन हमको मिल गई कि समयुग्मजीवी होमोजाइगस कंडीशन क्या है। तो होमोजाइगस कंडीशन क्या है कि जहां पर दोनों एलील एक समान है वो समयुग्मजीवी है। ठीक इसी के विपरीत जब विषमयुग्मजीवी आएगा तो विषमयुग्मजीवी के केस में दोनों एलील एक दूसरे से अलग होंगे, भिन्न होंगे। तो ये 2 डेफिनेशन मिल गई और बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में हमको ये डेफिनेशन मिली। हमको बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, बस समझने है कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो।
एक एक पॉइंट हमारी बुक में बहुत क्लियरली मेंशन है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अलग से डेफिनेशन खोजते हैं कि वो अलग से डेफिनेशन डिफाइन करके नहीं दिया गया, नहीं, छोटे डेफिनेशंस हैं, बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में है। समयुग्मजी वह स्थिति, होमोजाइगस वह स्थिति होती है जहां पर कि दोनों एलील एक जोड़े में समान होते हैं। विषम युग्मजी वो कंडीशन है जहां पर दोनों अलील एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए, जैसे टी की एग्जांपल दे दिया, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा एक लक्षण को नियंत्रण करता है, नियंत्रक जीन के लिहाज से बेज समयुग्मजी है, अतः इसे एकल संकर मोनोहाइब्रिड कहा जाता है। जो भी ये F1 में यहां पर क्रॉस दिया है, अगर इसको आप गौर करो तो ये पेरेंट हैं, ये बी हो गए, एक पेरेंट लंबा है, एक पेरेंट बौना है। यहाँ पर हमको याद रखना है कि यहाँ पर हमारे लिए ये कोई मतलब नहीं होता कि वो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, हमें फोकस कहाँ देना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पर देना है। ठीक, तो इन दोनों को जब आपस में क्रॉस कराया गया तो इनके ये युग्मक टूटे, कैपिटल टी और कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी हो गए। अब इन दोनों का जब संकरण हो रहा है तो जो कंडीशन हमको मिल रही है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये चारों पौधे। अब यहाँ पर एक दूसरे टर्म के प्रयोग हम लोग करते हैं, फिनोटाइप, शारीरिकी आकार, फिजिकल मेकअप, वो देखने में कैसे हैं। तो देखने में ये चारों पौधे लंबे हैं, निसंकोच रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये चारों पौधे लंबे हैं। लेकिन अब युग्मकों के दृष्टिकोण से जब हम बात करेंगे तो युग्मकों के दृष्टिकोण से ये चारों पौधे विषम युग्मजी हैं, क्योंकि चारों में कैपिटल और स्मॉल टी है, समान एलील नहीं है। तो ये चारों के चारों 100% हाइब्रिड, संकर कहा जाता है। हिंदी में संकर शब्द यूज करते हैं, संकर। अगर इंग्लिश में आप कहते हैं तो ये इंग्लिश में हो जाएंगे हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है, तो ये 100% हाइब्रिड है, ये चारों के चारों। इज इट क्लियर? अब देखिए, तो इनको क्या कहा है, मोनो हाइब्रिड, क्योंकि एक गुण की बात हम किए हैं। हमने किस गुण की बात किया है, सिर्फ उनके हाइट की बात की है, तो ये मोनो संकर हुए, एकल संकर। और कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच क्रॉस को एकल संकर क्रॉस कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ये क्लियर हुआ? यहीं पर अगर दो लक्षण लिए जाएंगे, जब द्विजीनी की हम बात करेंगे, हमने सपोज कर लिया कि पौधे की हाइट ले ली, पौधे के हाइट के साथ साथ हमने सीड का शेप ले लिया, सीड का कलर ले लिया, तो दो गुण हो जाएंगे, तो वो द्विसंकर क्रॉस कहे जाएंगे। अब इस प्रेक्षण से इसमें क्या ऑब्जर्व हमने किया कि अप्रभावी जन्कीय विशेषक की अभिव्यक्ति बिना किसी प्रकार के सम्मिश्रण से ही F2 पीढ़ी में हो जाती है, F1 में नहीं होती। जो अप्रभावी है, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब अर्धसूत्री मियोसिस कोशिका विभाजन के समय लंबे और बौने पौधों के युग्मकों का उत्पादन करते हैं तो जनकीय जोड़े, ये दो जनकीय जोड़े के अलील एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसके दोनों अलील यहाँ है और यहाँ अलग हो गए, इसके अलील यहाँ और यहाँ अलग हो गए हैं। क्लियर हो रहा? तो अलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और केवल एक ही अलील युग्मक में प्रेषित होता है। अब ये जब जुड़ रहे हैं तो ये इन दोनों के साथ जुड़ रहा है। सपोज दैट हमने यहां ले लिया कि एक नंबर 1 और नंबर 2 में ये अलील हो गया, फिर ये इसके साथ जुड़ेगा यहां पर नंबर 3 और ये नंबर 4,
ये एलील्स जुड़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो ये अलग अलग जुड़ेंगे, ये याद रखेंगे। अब जब इसी की सेल्फिंग कराई गई, ये तो हमारा F1 हुआ। जब F2 में हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ये F1 है और ऊपर कर ले F1। अब F2 में जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, अब F1 के ये प्रोजेनिज हैं और इनके ये गैमेट्स आ रहे हैं, बनेंगे इससे। तो इससे एक स्मॉल टी बना, एक कैपिटल बना, यहां एक कैपिटल बना, एक स्मॉल बना। ये कंडीशन एक दूसरे से अलग हो गई। तो जब उत्पादन करते हैं तो जनकीय जोड़े के एलील एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, एक साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे और केवल एक एलील युग्मक में प्रेषित होगा। अब यहां से ये एक एलील है, ये दूसरा एलील है, तो दोनों में से युग्मक जब बनेंगे, ये युग्मक बन रहे हैं, तो सिर्फ एक ही प्रेषित होगा, दोनों नहीं जाएंगे। दोनों में किसी तरह का मिश्रण नहीं होगा, किसी तरह का संयोजन नहीं होगा। ये बिल्कुल हमको कंक्रीट फॉर्म में याद रखना है कि जब भी एलील युग्मक बनेंगे तो वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो जाएंगे, उनमें किसी तरह का मिश्रण नहीं होगा, किसी तरह की मिक्सिंग नहीं होगी। इज इट क्लियर? अब देखिए, जब ये एलील जुड़ेंगे, एलील क्या बनाए, युग्मक बनाए, इधर क्या दो बनाए युग्मक, इधर दो युग्मक बनाए। अब ये दोनों युग्मक आपस में नर मादा मान लिया जाए, तो एक दूसरे के साथ जब मिल रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, तो क्या कंडीशन होगी, देखिए ये इसके साथ ऐड जुड़ रहा है, नंबर 1 कॉम्बिनेशन बना, ये इसके साथ जुड़ रहा है, कॉम्बिनेशन नंबर 2 बना। अब ये फिर इसके साथ जुड़ रहा है, कॉम्बिनेशन नंबर 3, और ये इसके साथ जुड़ रहा है, तो कॉम्बिनेशन नंबर 4। ये 4 कॉम्बिनेशंस मिले, 4 कॉम्बिनेशन मिले। अब चारों की टेंडेंसी देखिए, चारों का जो जीनोटाइप है, जीन का संरचना जो है, यहां पर कैपिटल टी है, यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यहां कैपिटल टी स्मॉल टी है, और लास्ट वाले केस में हम क्या देख रहे हैं कि स्मॉल टी है। कुल मिला जुला के अगर युग्मक की दृष्टिकोण से देखा जाए, युग्मनज की दृष्टिकोण से देखा जाए, एलीलों के जुड़ने की दृष्टिकोण से देखा जाए, तो हमें कुल 3 तरह के कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। इज इट क्लियर? 3 तरह के। किस तरह का? कैपिटल टी एक कॉम्बिनेशन है, दूसरा कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तीसरा कॉम्बिनेशन है स्मॉल टी। ये 3 तरह के कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। इट्स कॉल्ड जीनोटाइप। इस युग्मकों में एलील की स्थिति के हिसाब से जब एनालाइज करेंगे तो ये जीनोटाइप कहा जाएगा। तो ये पहला जीनोटाइप है, ये दूसरा जीनोटाइप है, ये तीसरा जीनोटाइप है। फर्स्ट और थर्ड समयुग्मजी हैं। सेकेंड वाला ये विषमयुग्मजी है। लेकिन जब इसकी बात हम दूसरे दृष्टिकोण से फिनोटाइप की बात करेंगे तो सिर्फ 2 तरह के फिनोटाइप मिले हैं। क्या मिला है? फिनोटाइप 2 तरह के मिले हैं, ये और ये कितने हुए? 1, 2 और 3। ये तीनों के तीनों लंबे हैं, ये तीनों लंबे हैं, सिर्फ एक ये बौना है। तो फिनोटाइप के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो फिनोटाइप के हिसाब से स्थिति क्या होती है? 3:1 मिलता है। जबकि जीनोटाइप की बात हम करेंगे तो 1:2:1 का कॉम्बिनेशन हमको मिलेगा। ये 2 अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, याद रखेंगे। अब पहला वाला कॉम्बिनेशन जो है वो किस आधार पर है, तो जीनोटाइप के आधार पर है। दूसरा वाला पहला वाला फिनोटाइप के आधार पर है, दूसरा जीनोटाइप के आधार पर है। फिनोटाइप में लंबे संबंधे बौने हो गए, 3 लंबे पौधे हैं, 1 बौना पौधा है। जब जीनोटाइप की बात करेंगे तो कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो स्मॉल टी की बात होगी। ये 1 है, ये 2 है और ये फिर से 1 है। इज इट क्लियर? अब देखिए क्या एक्सप्लेन कर रहा है। जनकीय जोड़े के एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और केवल एक ही एलील युग्मक में प्रेषित होगा जब बन रहे हैं। तो एलीलों का ये विसंयोजन यादृच्छिक रैंडम होता है, कोई कंक्रीट फॉर्म नहीं है कि कब किधर टूट के जाएंगे। रैंडम फॉर्म में टूटेंगे, लेकिन टूटेंगे, बिल्कुल कंफर्म है, अलग होंगे। और युग्मक में कोई एक एलील होने की संभावना 50% होती है। ये युग्मक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इन चारों में किसी एक के होने के चांसेस हैं, वो हम देख चुके। ऐसा संकर प्रयोगों द्वारा सत्यापित हो चुका है। इस प्रकार लंबे कैपिटल टी पौधों के युग्मकों में कैपिटल टी एलील और बौने स्मॉल टी पौधों के युग्मकों में स्मॉल टी एलील होता है। ये तो कंक्रीट बात है, ये होमोजाइगस की कंडीशन होगी। बीच में यहाँ पर हेटेरोजाइगस की कंडीशन भी आ रही है, अभी देखते हैं। निषेचन के समय ये 2 एलील कैपिटल टी एक जनक से पराग के माध्यम से और दूसरे स्मॉल टी जनक से अंड के माध्यम से आकर युग्मन करके ज्वाइंट होकर मिल गया, फ्यूज करके। ऐसे युग्मनों जो जाइगोटों का निर्माण करते हैं जिनमें एक कैपिटल टी एलील और दूसरा स्मॉल टी एलील होता है। ये 2 कंडीशन, ये और ये, इन दोनों में कैपिटल टी और स्मॉल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है। इस ऊपर वाले में दोनों कैपिटल टी है, नीचे वाले में दोनों स्मॉल टी है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यही बात हम लोग कर रहे थे, मैं बता रहा था कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। तो दूसरा स्मॉल टी एलील होता है। दूसरे शब्दों में संकरों में जो हाइब्रिड हुए कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं, क्योंकि इन संकरों में विपरीत विशेषक जो अपोजिट ट्रेट्स हैं, विशेषक याद रखिए, ट्रेट्स के एलील होते हैं। इन पौधों को विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस कहा जाता है। जब भी कंडीशन ये होगी जहां पर 2 विपरीत विशेषक अपने आपस में जुड़ेंगे, वो कंडीशन विषम युग्मजी कहा जाएगा, हेटेरोजाइगस होगा। पनेटबर्ग एक बायोलॉजिस्ट हुए, जिन्होंने कि इस चेकर बोर्ड का प्रयोग किया। इस क्रॉस बोर्ड का जो अभी हम लोगों ने देखा, इस तरह का क्रॉस बोर्ड, इस तरह का क्रॉस बोर्ड अभी जो हम लोगों ने बना के देखा, इसकी परिकल्पना की थी पनेट नाम के बायोलॉजिस्ट ने। इन्हीं के नाम पर ये पनेटबर्ग नाम दिया जाता है। और इससे सबसे बड़ा फायदा है कि एक संकर क्रॉस में तो बहुत ज़्यादा असुविधा नहीं होती, लेकिन द्विसंकर क्रॉस, त्रिसंकर क्रॉस जब कराते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो उस समय संततियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे सपोज किया जाए कि जब एक संकर क्रॉस करा रहे हैं तो 4 संतति हो रही हैं। जब द्विसंकर क्रॉस कराएंगे तो संततियों की संख्या 16 हो जाएगी, त्रिसंकर कराएंगे तो 64 हो जाएगी। इस तरह संततियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनको एक सीधे लाइन में लिखना संभव नहीं होता, बड़ी असुविधा होती है।
इसीलिए पनेट के द्वारा दिया गया ये कॉन्सेप्ट, जिसे पनेट वर्ग कहा जाता है, बहुत ही उपयोगी है। पनेट स्क्वायर की इंपॉर्टेंस समझ चुके होंगे। तो पनेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनजों का निर्माण, F1 F2 संतति पादपों को समझाया जा सकता है, आसानी से समझाया जा सकता है। यहाँ एक शब्द हम और एडिशनल जोड़ना चाहेंगे कि आसानी से समझाया जा सकता है, जो कि सामान्य क्रॉस के द्वारा बहुत असुविधाजनक हो जाएगा। तो इसलिए पनेट स्क्वायर बहुत बेनिफिशियल है। इसे ब्रिटानिका आनुवंशिकविद रेजिनाल्ड सी पनेट, अब पूरा नाम इनका दिया है रेजिनाल्ड सी पनेट, ने विकसित किया था। यह आरेख आनुवंशिक संकरण प्रयोगों में संतति के सभी संभाव्य जीनोटाइप जो संभावित हैं, जो जीनोटाइप संभव हो सकते हैं, उन सब की बात कर रहा है कि गणना के लिए बनाया गया है। सभी संभाव्य युग्मकों को सबसे ऊपर की कतार में बाईं तरफ के स्तंभों में दोनों तरफ लिखा जाता है, बाईं तरफ लेफ्ट साइड उधर लिखा जाएगा। सारे संभाव्य संयुग्मकों का प्रतिरूपण नीचे के वर्गों के बॉक्सों में किया जाता है। सारे का सारा आलेख एक वर्ग की शक्ल में है। जबकि आप पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, एक सिंपल सा स्क्वायर हम यही बना ले रहे हैं। ये स्क्वायर बनाना है, एक स्क्वायर हमने बना लिया सिंपल। अब इस स्क्वायर में सपोज दैट हम 16 डाई हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट लेते हैं। अगर डाई हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो इसमें 16 बॉक्स हमने बना लिए और इन 16 बॉक्सों में जो भी हमारे रिजल्टेंट आएंगे उनको लिखेंगे। इनके बाईं तरफ और ऊपर की तरफ यहां पर ये साइड में गैमेट्स को दिखा दिया जाएगा, युग्मक लिखे जाएंगे। यहां पर युग्मक लिखे जाएंगे। सपोज दैट TR, T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r। इधर भी इसी तरह लिखे जाएंगे TR कैपिटल, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r। अब ये युग्मक लिख दिए जाते हैं, ऐसा नियम है। अब इनको ऐड करके इन बॉक्सों में लिख दिया जाता है। सपोज दैट हमको इस बॉक्स को भरना है, तो यहाँ कैपिटल T है, इधर स्मॉल t है, दोनों को उतारा। यहाँ पर कैपिटल R है, इधर स्मॉल r है। तो ये हमारा क्या हो गया रिजल्टेंट, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। ओके, तो ये पुनेट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है। और आगे बढ़ते हैं। पनेट वर्ग में जनकीय लंबे नर बौने कैपिटल स्मॉल टी मादा पौधे, इनके द्वारा उत्पन्न युग्मक F1 कैपिटल T स्मॉल t संतति पीढ़ी दर्शाए गए हैं। जो अभी हम लोगों ने पीछे स्क्वायर देखे, पुनेट स्क्वायर जो बनाए हुए थे, उनको देख उनका एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। कैपिटल T स्मॉल t जीनोटाइप के F1 पौधे स्वपरागित हैं। F1 पीढ़ी के नर अंडे और मादा पराग के दोतन के लिए क्रमशः, अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं करेक्शन दूंगा कि ये जो बुक दिया गया है, बुक में पता नहीं कहाँ से ये मिसप्रिंट दिख रहा है। नर में पराग होंगे और मादा में ये अंड होगा। नर में अंड नहीं होंगे और मादा में पराग नहीं होगा। ये विरोधाभासी गलत प्रिंट हो गया है शायद बुक में। तो के द्योतक के लिए क्रमशः ये जो सिंबल दिया गया है, ये फीमेल का सिंबल है, याद रखना, ये मेल का सिंबल है। और एक कंडीशन और आती है जहां पर बाइसेक्सुअल की हम बात करते हैं, वो में ये दोनों सिंबल एक दूसरे के साथ ऐड कर दिए जाते हैं। ये दिस इज द फॉर द फीमेल, दिस इज फॉर द मेल एंड दिस इज फॉर द बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी के लिए ये इंडिकेट किया जाता है।
इस इंडिकेशन को आप याद कर लेंगे। के प्रतीकों को काम में लाया जाता है। जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी के F1 पौधे स्वपरागित किए जाने पर बराबर संख्या में जीनोटाइप टी कैपिटल और स्मॉल टी की युग्म उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल वही कंडीशन है जो कंडीशन मेल की कंडीशन में, मेल के सेक्स डिटर्मिनेशन में हम बात किए थे कि एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं तो 50% एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म पैदा होते हैं, 50% वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म पैदा होते हैं। ये इस बात से तो हम लोग फैमिलियर हैं। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। और जब निषेचन होता है तो जीनोटाइप कैपिटल टी के परागकणों के द्वारा जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की 50% संभावना बनी रहती है, 50-50 के चांसेज है। साथ ही जीनोटाइप स्मॉल टी के परागकणों के जीनोटाइप कैपिटल टी और जीनोटाइप स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की 50% संभावना रहती है। संयोग आधारित निषेचन का परिणाम यह होता है कि प्रयुक्त जाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी जीनोटाइप का हो सकते हैं। तीनों कंडीशन हम लोगों ने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही। उसी बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसी बात को हम लोगों ने और डिटेल में यहाँ देखते हैं, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। पुनर्वर्ग से आसानी से देखा जा सकता है कि आच्छादित निषेचन के परिणाम स्वरूप 1/4 यानी कि 4 पौधों में एक पौधा कैपिटल टी 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि 2 में से 1 50% और 1/4 स्मॉल टी जीनोटाइप होते हैं। साथ ही केवल लंबा फिनोटाइप दृष्टिगोचर होता है। तो दृष्टिगोचर कौन कौन होंगे? ये और ये दोनों 1/4 कैपिटल टी 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सभी लंबे दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। F2 अवस्था में 3/4 पौधे लंबे होते हैं, जिनमें से कुछ कैपिटल टी और कुछ कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। ये दोनों कंडीशन होगी। बाहर से देखने पर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे में भेद नहीं किया जा सकता, फिनोटाइप में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ है? तो उनके जीनोटाइप में है, उनका जीनोटाइप अलग है। इस बात को याद रखना। अतः जीनोटाइप जोड़े कैपिटल टी स्मॉल टी से केवल एक ही लक्षण कैपिटल टी की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखें क्या कहा जाता है कि लक्षण लंबा बौने पौधे अर्थात एलील स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी हो जाता है। कैपिटल टी जो है, ये वाला टी इसके ऊपर भारी पड़ गया, इनको मास्क कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा ही है कि प्रभावी एलील कौन है? वो जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में विषम युग्मजी की स्थिति में प्रभावी होता है, दिखता है। अप्रभावी कौन है? वो एलील होता है जो कि विषम युग्मजी कंडीशन में दिखाई नहीं पड़ता। सिंपल सा। इसी लक्षण प्रभाविता का यह असर होता है कि F1 के सारे पौधे लंबे होते हैं, भले ही जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी क्यों न हो। और F2 में 3/4 पौधे यानी कि 4 में से 3 पौधे लंबे होते हैं, भले ही जीनोटाइप के लिहाज से 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 कैपिटल टी हो। अंत में जीनोटाइप अनुपात 3:4
इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 1/4, 1/2, 1/4। दूसरे शब्दों में 3:1 का होता है। जीनोटाइप अनुपात होता है 1:1। ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं, इसको फिर से एलिब्रेट किया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है। अब देखो तीनों जीनोटाइप का कंडीशन जो एसोसिएशन है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी का 1/4, 1/2, 1/4 के अनुपात को गणित के द्विनामी पद ax + by का होल स्क्वायर में व्यक्त किया जा सकता है। मसला यहीं पर सबसे ज्यादा उलझा था। जो बात हम लोग शुरू से कर रहे हैं कि मेंडल को उतना नेम फेम नहीं मिला, इसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण था कि उन्होंने गणितीय गणना की और जिसको जीव वैज्ञानिकों ने बिल्कुल नकार दिया एक तरह से कि आखिर बायोलॉजी में मैथ्स कहाँ से। लेकिन बाद में ये साबित हुआ कि समान आवृत्ति 1/2 में रखते हैं। इस पद का इस प्रकार विस्तार किया जाता है। किस तरह विस्तार हो रहा है देखो, अब ये विस्तार किस तरह 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी का होल स्क्वायर। इस ax + by का होल स्क्वायर को एक्सप्लोर किया जा रहा है इक्वल टू 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी इंटू 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी इक्वल टू 1/4 कैपिटल टी 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 स्मॉल टी। ये कंडीशन आई जो कि सिंपल हम लोग 1:2:1 कहते हैं। वही बातें यहाँ पर मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया मेंडल ने, और ये सबसे बड़ी एक वजह थी कि जीव वैज्ञानिकों के समूह ने मेंडल की बातों को समझने से ही इनकार कर दिया शुरुआती दौर में। आओ आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने F2 पौधों को स्वयं परागित किया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया और पाया कि F3 और F4 पीढ़ियों में F2 के बौने पौधों ने न केवल बौने पौधे पैदा किए, उसने निष्कर्ष निकाला कि बौनों का जीनोटाइप समयुग्मजी था। यानी कि जो एक बार पौधे होमोजाइगस हो गए, स्पेशली हम शब्द यूज कर ले कि होमोजाइगस हो गए, और होमोजाइगस में भी कौन से रिसेसिव ट्रेट के, तो अब उसके बाद की पीढ़ियों में उन्होंने अपने जैसे बौने ही पौधे पैदा किए। आप क्या सोचते हैं यदि उसने सभी F2 के लंबे पौधों को स्वयं परागित किया होता तो उसमें क्या देखने को मिलता? देखने को मिलता जब सभी पौधे थे तो सभी पौधे समयुग्मजी नहीं थे, होमोजाइगस नहीं थे, कुछ विषम युग्मजी थे। जो ये बीच वाले हैं ये विषम युग्मजी थे, और जब विषम युग्मजी को आपस में क्रॉस कराया जाता तो इससे लंबे और बौने पौधे दोनों आते। अगर कोई विषम युग्मजी किसी समयुग्मजी लंबे पौधे के साथ क्रॉस करता तो यहां पर प्रभाविकता का नियम फिर लागू हो जाता। इसी कहानी को और एक्सप्लोर करते हैं। बहुत तेजी से भाग गया। प्रभाविकता का नियम तो पर तो अभी बाद में आएंगे। हाँ, अब क्या हो रहा है, पिछले अनुच्छेदों से यह स्पष्ट हो गया कि गणितीय प्रायिकता के प्रयोग से जीनोटाइप अनुपातों की गणना की जा सकती है। उन्होंने गणना करके बता दिया, किंतु केवल प्रभावी विशेषक के फिनोटाइप को देखने भर से जीनोटाइप संरचना का ज्ञान संभव नहीं है। अब रिजल्ट जो होगा कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों में फिनोटाइप तो एक जैसा होगा,
तो सिर्फ देखने भर से काम नहीं चलेगा, क्या करना होगा, संभव नहीं होगा। जैसे कि F1 F2 के लंबे पौधों का जीनोटाइप TT है या TT कैपिटल T स्मॉल t दोनों है, इसका भविष्य ज्ञात नहीं हो सकता। अब इसके बारे में हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा प्योर है कौन सा हाइब्रिड है। इज इट क्लियर? जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं जीनोटाइप लिखे हैं तो इसमें ये स्पष्ट है कि ये प्योर है और ये हाइब्रिड है, ये संकर है। तो अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, परीक्षार्थ संकरण टेस्ट क्रॉस कराया कि इसलिए F2 के लंबे पौधों का जीनोटाइप निर्धारण के लिए F2 के लंबे पौधों का बौने पौधे से संकरण कराया। अब ये दोनों हैं, इनके बारे में हम जानते नहीं हैं। अब इनके साथ इस बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया गया। अगर बौने पौधे के साथ क्रॉस किया जाएगा, ये कंडीशन होगी, तो फिर वही 1:2:1 की कंडीशन मिल जाएगी। इज इट क्लियर? लेकिन जब इसके साथ क्रॉस कराएगा तो रिजल्ट वेरी कर जाएगा। तब ये हम पता लगा सकते हैं कि इन दोनों में कौन सा प्योर है। इन प्रयोगों में प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव, यहाँ पर मटर का पौधा है जिसको जीनोटाइप मालूम करना है, सॉरी परीक्षार्थ जीव का अप्रभावी पौधे से संकरण किया जाता है, न कि स्वपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस कराया जाएगा। और क्रॉस किसके साथ कराया जाएगा, इस रिसेसिव ट्रीट वाली के साथ, अप्रभावी एलील के साथ क्रॉस कराया जाएगा। परीक्षार्थ जीव के जीनोटाइप निर्धारण हेतु ऐसे संकरण की संपत्तियों का विश्लेषण किया जा सकता है। चित्र 4.5 में ऐसे संकरण के परिणाम दर्शाए गए हैं। यहाँ पर बैगनी वायलेट रंग श्वेत के ऊपर प्रभावी है। आइए देखते हैं कहाँ क्या लिखा गया है। जी, अब ये डायग्राम 4.5 हमारे सामने है। यहाँ समयुग्मजी अप्रभावी है, कैपिटल W स्मॉल w समयुग्मजी अप्रभावी। अब जब इसका क्रॉस कराया जा रहा है इसके साथ, तो इस कंडीशन में सारे के सारे पौधे क्या मिल रहे हैं, बैगनी मिल रहे हैं। अनजाना पुष्प समयुग्मजी प्रभावी है। इस पुष्प के बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसके साथ रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सबके सब हाइब्रिड हो जा रहे हैं, ठीक है। और जब इसका दूसरे के साथ क्रॉस कराया जा रहा है, यहाँ पर ये W नोन हो गया कि ये पौधा समयुग्मजी है, प्रभावी है। अब यहाँ पर ये समयुग्मजी नहीं है, इमेजिनरी हम कंडीशन लेते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है कि आधे पुष्प बैगनी है और आधे श्वेत, अनजाना पुष्प विषम युग्मजी है। यानी कि ये पौधा कैपिटल W और स्मॉल w है, ये पौधा कैपिटल W वाला है, यानी समयुग्मजी है। ये कंडीशन हो रही है। अब इस पुनेट स्क्वायर के सहायता से हम इन सारी बातों का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब क्या करें, पनेट वर्ग का प्रयोग करके परीक्षार्थ संकरण में संतति के स्वरूप को ज्ञात करने का प्रयास करो। आपको क्या अनुपात मिला, तो अनुपात हम लोगों को मिल गया रेशियो, यहाँ पर सारे के सारे हाइब्रिड मिले। यहाँ पर 50-50 का परसेंटेज मिला, 2:2 या इसको 1:1 कह सकते हैं। इस संकरण प्रयोगों की जीनोटाइप का उपयोग करके आप परीक्षार्थ संकरण की एक सामान्य परिभाषा दे सकते हैं। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो पौधा किस तरह का है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इस बात को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसी के आधार पर मेंडल के नियमों की बात शुरू होती है, और जो पहला नियम आएगा मेंडल का प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात होगी। तो इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इसको एंड करते हैं। एक संकर संकरण प्रयोग के अपने प्रेक्षणों को आधार बनाकर मेंडल ने इनकी वंशागति
संबंधी अपनी समझ के सार रूप को 2 समान नियम प्रस्तावित किए। आज इन नियमों को वंशागति के नियमों या सिद्धांतों की संज्ञा दी जाती है, जिसमें पहला है प्रभाविता का नियम और द्वितीय है विसंयोजन का नियम। तो इन नियमों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही बस। ओके, कीप लर्निंग, कीप स्माइल। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे।